स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्यार्थी। बच्चों, अभी हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 से संबंधित क्लासेज कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही समाप्त होगा, हम लोग धीरे धीरे जितने भी सिलेबस है उसकी तरफ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज हम लोग बात करेंगे 24 अगस्त को शिफ्ट 2 में हुए जीएस पेपर के एग्जाम का। जी हाँ, जीएस का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बातें करेंगे। हम लोग देखेंगे कि उससे संबंधित और क्या-क्या नया क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। अ, डैश ट्रोजन वायरस कई सोलरविट्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऑप्शन आपके हैं स्पाई, रूटकिस, सनब्रस्ट या रैनसम और आपका जवाब है सनब्रस्ट। सनब्रस्ट एक ट्रोजन वायरस कई सोलरविट्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया था। ट्रोजन वायरस बच्चों क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ट्रोजन वायरस एक मालवेयर है और ये अपने आप को इम्पोर्टेंट साबित करके इम्पोर्टेंट फाइल के थ्रू आपके सिस्टम में आ जाता है, जो दिखने में आपको लगेगा कि आपके काम का चीज है, लेकिन आपके सिस्टम में आपके आपकी इम्पोर्टेंट फाइल को करप्ट कर देता है, इम्पोर्टेंट डेटा को चुरा लेता है। सनफर्स्ट एक अमेरिकन कंपनी है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे कि बड़े महाद्वीप कहा जाता है, का क्या नाम है? ऑप्शन है वालबाड़ा, कोलंबिया, पेंजिया या गोंडवाना और इसका जवाब है वालबाड़ा। आइए इससे संबंधित फैक्ट को देख लें कि पृथ्वी के सबसे प्रारंभिक सुपर कॉन्टिनेंट का नाम वालबाड़ा माना जाता है, जो लगभग 3.6 अरब वर्ष पहले आर्कियन युग के दौरान अस्तित्व में आया था। बच्चों ध्यान देना कि इसमें हर मैं छोटा-छोटा फैक्ट को बताते जाता हूँ कि किस युग में आया था, आर्कियन युग में। ये भी आप समझ लो, हो सकता है कि इस साल आपको यही क्वेश्चन पूछ दे। इसके बाद सबसे प्रसिद्ध सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, जो लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पहले बना था। बच्चों, आप जितना पीडीएफ नोट्स अगर हम मेरा चाहते हैं, यज्ञ विद्या चैनल पे पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जाके वहां से आराम से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए, जिससे कि अपना सुझाव हम तक भेज सकते हैं। तो क्या चाहते हैं, आपका क्या डिमांड है, वो सब हम लोगों के पास भेजिए। हमारी पूरी टीम आपका सहायता करने के लिए अवेलेबल है। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी फैक्ट समझने में, तो प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? और आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन। और आपका जवाब होगा इसमें विश्व बैंक। विश्व बैंक से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद यूरोप और जापान को पुनर्निर्माण में सहायता के लिए 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। वर्ल्ड बैंक का आधिकारिक नाम है आईबीआरडी। कभी-कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक का आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम है आईबीआरडी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यह विकासशील देशों को न्यूनतम ब्याज दर, मतलब या तो 0% या बहुत ही कम रेट पे ये ऋण प्रदान करता है। डब्ल्यू बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और इस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। एक दो फैक्ट, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड बैंक का आधिकारिक नाम क्या है, आईबीआरडी, ये जान लो। आईबीआरडी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये जान लो। और किस देश को ब्याज देता है? यह गरीब देश या विकासशील देश को बहुत ही कम रेट पे ऋण प्रदान करता है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। ऑप्शन है समानता, असमानता, आर्थिक प्रणाली या अस्पृश्यता और इसका जवाब आपका है समानता। वेदों में मानव अधिकारों को समानता की अवधारणा के साथ दर्शाया गया है। समानता के बारे में कहा गया है कि कोई भी श्रेष्ठहीन नहीं है, सभी को सभी के हित के लिए प्रयास करना चाहिए और सामूहिक रूप से प्रगति करनी चाहिए। हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 14 अप्रैल या 13 अप्रैल। आपका जवाब है 15 अप्रैल। इससे संबंधित एक दो बातें देख लेते हैं कि यह दिन लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कला संघ आईएए ने 2011 में मेक्सिको के ग्वाडलजारा में इसे मनाने का प्रस्ताव रखा। प्रथम विश्व कला दिवस 15 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। एक फैक्ट और आप लोग समझ लो कि 2019 में
यूनेस्को ने इसे मान्यता प्रदान कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस कला संघ को 2019 में यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। नए राज्य के गठन की घोषणा से, सीजेआई की नियुक्ति की घोषणा से, सीजेआई का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन है लोकसभा भंग करने की घोषणा से, या फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। और आपका जवाब होगा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा इसका चर्चा भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 307 में निहित है। इसमें 3 आर्टिकल 352, 356 और 360 वर्णित है। 352 में जहां राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, वहीं 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के लिए प्रयोग किया गया है। एक बात बच्चों और बता दूं कि भारत में आर्टिकल 360 जिसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं, इसका एक बार भी घोषणा नहीं किया गया है। महिलाओं और एससी एसटी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट इंडिया, स्किल इंडिया या डिजिटल इंडिया। और आपका जवाब होगा स्टैंड अप इंडिया। महिलाओं और एसटी एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता का समर्थन करना इसका उद्देश्य है। किसका? स्टैंड अप इंडिया का। 5 अप्रैल 2016 को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके अंतर्गत 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ये किस एरिया में फोकस है? ये मुख्य रूप से निर्माण, सेवा या व्यापार के एरिया में फोकस है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, नरसिंह सलुआ, हरिहर बुक्का और देवराय प्रथम। और आपका जवाब है हरिहर बुक्का। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। राजधानी का नाम है हम्पी। हम्पी कर्नाटका में है। विजयनगर के राजवंश को देख रहे थे। विजयवंश के 4 राजवंश विजयनगर में शासन किए थे। एक संगम वंश, उसके बाद सलुआ राजवंश, फिर तुलु राजवंश और चौथा है अरविंदो राजवंश। मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या डैश से अधिक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है कि इसमें क्या होगा। ऑप्शन है 20 मिलियन, 15 मिलियन, 10 मिलियन या 5 मिलियन। और आपका जवाब है 10 मिलियन। 10 मिलियन का बच्चा, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। ध्यान लो 1 मिलियन का में एक 10 लाख होता है, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। एक मेगा सिटी वो है जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन या 1 करोड़ से अधिक होती है। 2011 की जनगणना मैंने आपको बताया कि 2021 में आधिकारिक रूप से जनगणना नहीं हुई है। अभी भी हर जगह 2011 की जनगणना के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको 2011 की जनगणना के हिसाब से जवाब देना होगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में 3 मेगा सिटी थी। 3, जी हाँ 3 थी। नोट कर लो। एक है बृहत मुंबई, दूसरा दिल्ली और तीसरा कोलकाता। ये 3 मेगा सिटी थी। 2011 में भारत में 1 लाख से अधिक आबादी वाले कुल 53 शहर थे। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 53 शहर थे और मेगा सिटी जिसका 1 करोड़ जनसंख्या है वो 3 था। शहरीकरण अगर देखा जाए तो भारत की 43% शहरी जनसंख्या इन्हीं शहरों में रहती है। इन्हीं शहरों का मतलब ये 53 शहरों में भारत की 43% जनसंख्या का निवास है। इस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। और आपका जवाब है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इसका शुभारंभ फरवरी 2019 में किया गया है। इसके यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी और सामुदायिक सेवा केंद्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा इसके तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में कितने फैक्ट को देखे हैं जो अगले साल या इस साल आपसे पूछा जा सकती है। एक फैक्ट
इसका शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ फरवरी 2019 को किया गया। इसमें कितने वर्ष के बाद पेंशन की व्यवस्था है? इसमें 60 वर्ष के बाद पेंशन की व्यवस्था है और प्रतिमाह न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन की राशि 3,000 रुपये है। तो ये भी ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जेके रॉलिंग, दूसरा है सीएस लुइस, तीसरा है लॉर्ड डाहुल, चौथा है जेआरआर टॉलकिन। इसका जवाब है सीएस लुइस। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख ले। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया ब्रिटिश लेखक सीएस लुइस द्वारा लिखित 7 पोर्टर काल्पनिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है। और नार्निया जो नाम है ये इटली के नार्नी पर आधारित है, जिसे लैटिन भाषा में नार्निया लिखा जाता है। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया 7 पोर्टल काल्पनिक उपन्यासों की श्रृंखला है और इसका पहला उपन्यास का नाम है द लायन, द विंच, द वार्डवोट। ये इसका पहला उपन्यास है। कुल 7 उपन्यास द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया में, जिसमें पहला उपन्यास का नाम है द लायन, द विंच और द वार्डवोट, जिसे 16 अक्टूबर 1950 को लंदन में जारी किया गया था। जन्म या प्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, शून्य जनसंख्या वृद्धि या धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। और उसका जवाब है शून्य जनसंख्या वृद्धि। आइए इसको समझ लेते हैं। शून्य जनसंख्या वृद्धि, जिसे जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एक अवधारणा है जिसमें जन्म या आप्रवास के माध्यम से किसी जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या मृत्यु या उत्प्रवास के माध्यम से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या बराबर होती है। आप एक सिंपल वर्ड में समझ लो कि जितने, मान लो कि यहाँ पे जनसंख्या कुल मिला के अभी जनसंख्या 100 है, 100 जनसंख्या है। इसमें से 100 में से 10 आदमी की मृत्यु हो जाती है तो बच जाएगा 90। लेकिन फिर इसमें 10 आदमी का जन्म हो जाता है तो फिर जनसंख्या हो जाएगा 100। तो इसे ही कहा जाता है जीरो पॉपुलेशन, कि जिसमें किसी भी तरीके से जनसंख्या वही रहता है, या तो आदमी कहीं चला जाता है या मृत्यु हो जाती है, या उस कोई आदमी आ जाता है या जन्म हो जाता है। दोनों का जब मान एक समान होता है तो उसे कहते हैं शून्य जनसंख्या। इस सिद्धांत को पॉल एलिस ने इस सिद्धांत को सुझाया था। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटीईसी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पहला है वित्तीय बाजारों का विनियमन करना, सैन्य सहयोग बढ़ाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। और इसका जवाब है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। आइए कुछ इससे संबंधित बातों को देख ले। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटीईसी का कार्यक्रम 15 सितंबर 1964 को स्थापित किया गया था। यह एक मांग संचालित प्रतिक्रिया उन्मुख कार्यक्रम है जो भारत और साझेदार राष्ट्र के बीच नवीन तकनीकों सहयोगों के माध्यम से विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। इसका कार्यक्षेत्र देख लेते हैं। आईटीईसी के अंतर्गत शिक्षण, बैंकिंग, आईटी, कार्मिक प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करता है। भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या क्या है? मतलब कितनी जीएसटी में कितने स्लैब है? बच्चों इसका जवाब देते समय मैं कुछ बात बताऊंगा, उसे ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछा गया था। 2024 में जब पूछा गया था उस समय स्लैब की संख्या 4 थी, इसीलिए इसका जवाब आपको 4 मिल रहा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आज पूछा जाएगा तो इसमें आपका जवाब होगा 3। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले आप देख लो 2024 में जो पूछा गया था उसके आधार पे स्लैब की संख्या 4 थी, 5, 12, 18 और 28। लेकिन आज के समय में सितंबर 2025 में 4 स्लैब से घटा के सरकार ने 3 स्लैब कर दिया है, और जिसमें जो 3 स्लैब है उसका दर है 5%, 18% और 40%। ये 3 स्लैब का दर है। 28% को कट कर दिया गया है, 12% को कट कर दिया गया। तो अब जो 3 स्लैब है वो है 5%, 18% और 40%। पहले जो पूछा गया था वो बस समझाने के लिए था, इसीलिए इतना चीज आपको इतने तरीके से बताया गया था। लेकिन आज के समय में ये स्लैब 3 है,
तो ध्यान रखो, अगर अब पूछा जाएगा जीएसटी के कितने स्लैब है, तो आपका जवाब होगा 3। 2024 में 4 स्लैब थे। डब्ल्यूटीए के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है क्लॉडिन गोल्डिन, हर्नाडो डी सीटो, नोंजी ओकोंजो इवेला या एरिक बेटिंगल। आपका जवाब है नोंजी ओकोंजो इवेला। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। नोंजी ओकोंजो इवेला डब्ल्यूटीओ की 7वीं महानिदेशक है, 7वीं महानिदेशक है। उन्होंने 1 मार्च 2021 को पदभार संभाला और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली प्रथम महिला और प्रथम अफ्रीकी बनी। दोनों चीजें, पहली महिला भी है और पहली अफ्रीकन है जो कि डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के पद पे गई। डब्ल्यूटीओ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका कार्यकाल 2025 में 4 साल का होता है, 2025 में समाप्त हो गया था, लेकिन अभी ये दूसरे कार्यकाल पे है, इसलिए इनका कार्यकाल अब 2029 को समाप्त होगा। 4 साल का था, 2025 में समाप्त हो गया था, फिर दोबारा वो बनी, 2029 में इनका कार्यकाल समाप्त होगा। सिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है मारियो पूजो, जॉन मिल्टन, विक्टर ह्यूगो, हेलार्ड रॉबिन्सन। और आपका जवाब है मारियो पूजो। आइए इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। द गॉडफादर अमेरिकी लेखक मारियो पूजो द्वारा लिखित एक अपराध पर आधारित उपन्यास है। इसमें गॉडफादर में क्या कहानी है उसे देख लो। इसमें न्यूयॉर्क शहर और लॉन्ग आइलैंड में एक काल्पनिक माफिया परिवार की कहानी का विवरण देता है, जिसका प्रमुख गॉडफादर विटो कोरलियन है। क्योंकि बहुत ही फेमस बुक है, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो किरदार है उसका क्या नाम है। किरदार का नाम है विटो कोरलियन। पैन का पूर्ण रूप क्या है? ये मुझे लगता है आप लोग में से ज्यादातर बच्चों को आता होगा। पैन का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है प्राइवेट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर या पर्सनल अकाउंट नंबर। और आपका जवाब है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे कि स्थायी खाता संख्या कहा जाता है। यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है। पैन विभाग को पैन धारकों के साथ सभी लेन-देन जैसे कर भुगतान, टीडीएस, टीसीएस, क्रेडिट, आय और रिटर्न को पहचानने, लिंक करने में सक्षम बनाता है। पैन कार्ड के द्वारा यह सब चीज का पता चल सकता है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन है सूर्य, महासागरीय लहरें, भूतापीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से कि इसका स्रोत, इसका आंसर होगा सूर्य। सूर्य एक तारा है। पृथ्वी के जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। सूर्य ग्रह को गर्म करता है, जल विज्ञान चक्र को चलाता है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्य के प्रकाश की मात्रा, सतह की परावर्तकता, सूर्य के कोण, सूर्य के आउटपुट और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के चक्रीय बदलाव से प्रभावित होती है। और एक फैक्ट और सूर्य के बारे में जान लो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन है। आप लोग मान लो बच्चों, जान लो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। और आपका जवाब है राष्ट्रपति। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के 18 में अनुच्छेद 352 से 307 तक निहित है। बच्चों सेम इसी तरह का क्वेश्चन कुछ देर पहले भी मैंने बताया था। एक ही पेपर में एक जैसा क्वेश्चन आया था, तो जिसको आता होगा उसका दोनों क्वेश्चन सही होगा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया। वित्तीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वो संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। आपका ऑप्शन है पोस्ट प्लानर, चेटी पीपल,
अग्लो प्लस, ये सोशल ओ, और आपका जवाब होगा इसमें चेटी पुल। हाँ, चैटी पीपल ये फेसबुक ग्राहकों को विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगाने की अनुमति देता है। बच्चों, अभी जो स्क्रीन पे आपको क्यूआर दिख रहा है टेलीग्राम का, उस पे आप जाकर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ के अपना सुझाव, अपना कमेंट हम तक पहुंचा सकते हैं। प्री स्टडी मटेरियल के लिए अभी इस पे स्कैन करें। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। आप अधिक से अधिक बच्चे को फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारा चैनल, जिससे कि वो भी आपकी तरह हमारे चैनल का लाभ उठा सके। आइए क्वेश्चन पे फिर दोबारा जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? ऑप्शन है खुलना, राजशाही, ढाका या सिलहट। और आपका जवाब होगा ढाका। इसके बारे में समझ लेते हैं। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेशी टाका जो बांग्लादेश की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है, मतलब इसका मुद्रा है बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेश उत्तर पश्चिम और पूर्व में भारत और दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ भूमि साझा करती है। जल सीमा दक्षिण में इसके बंगाल की खाड़ी के साथ एक तटरेखा। अगर आप मैप पे यहाँ देखोगे तो मैप पे आपको पता चल जाएगा कि ये चारों तरफ से, तीनों तरफ से देखो, यहाँ पे भारत से घिरा हुआ है। बस म्यांमार यहाँ पे म्यांमार से है। बंगाल की खाड़ी, ये एरिया बंगाल की खाड़ी है। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? और आपका जवाब है 5 मार्च। 5 मार्च को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस 2021 में यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य इस दिन का उद्देश्य निशस्त्रीकरण के मुद्दों को वैश्विक समझ को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से युवाओं के बीच। एक तक पीछे चला गया तो हम लोग दोबारा आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। दोबारा हम लोग आ जाते हैं, हम लोग पुराना स्लाइड पे चले जाते हैं। हाँ, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? आपका ऑप्शन है खुलना, राजशाही, ढाका या सिलहट। और आपका जवाब होगा ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसके मुद्रा का नाम है टका। और इसके अगर एरिया को देख ले तो बांग्लादेश उत्तर पश्चिम और पूर्व में भारत और दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ भूमि साझा करती है। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मार्च, 7 मार्च, 4 मार्च या 6 मार्च। आपका जवाब होगा ऑप्शन 1, 5 मार्च। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं कि 5 मार्च को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस 2021 में यूएनजीए द्वारा स्थापित किया गया। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इस दिन का उद्देश्य निशस्त्रीकरण के मुद्दों को वैश्विक समझ को बढ़ावा देना और विशेष रूप से युवाओं के बीच बढ़ावा देना है। 2024 का थीम था आगे का रास्ता, द वे फॉरवर्ड। और 2026 जो इस साल है, अभी तक यूएनजीए ने कोई भी थीम अनाउंस नहीं किया है। 5 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है और उससे कुछ दिन पहले थीम का अनाउंसमेंट होता है। तो थीम हम लोग आपको जरूर बता देंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। 5 मार्च से पहले जैसे ही यूएनजीए थीम अनाउंस करती है, आपको थीम बता दिया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्ल्ड में मान्यता मिली है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, केपेगोंडा हवाई अड्डा या छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ऑप्शन 3 केपेगोडा हवाई अड्डा आपका जवाब होगा। केपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्ल्ड में प्रस्तापित मान्यता अर्जित की है। टर्मिनल 2 के बारे में बताया गया है कि विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डों में से एक के रूप में इसे मान्यता दिया गया है। ह्यूमन राइट एंड
इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है उपेंद्र बख्शी, सोली जी सोराब जी, वी आर कृष्ण अय्यर या चिरंजीवी निर्मल। और आपका जवाब है ऑप्शन सी, ये थ्री, वी आर कृष्ण अय्यर। वी आर कृष्ण अय्यर ने ह्यूमन राइट इन ह्यूमन रॉन्ग्स नामक पुस्तक 1990 में लिखी है। ये 1973 से लेकर 1980 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे। 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके समाप्त करने, ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, जेनेवा कन्वेंशन, पेरिस समझौता या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपका जवाब है ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे 1987 में अंतिम रूप दिया गया था, ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके समताप मंडल की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। ये ओडीएस के बारे में बताया गया कि ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एसी और एरोसोल में होता है। 2016 में इसके तहत एचएफसी को कम करने के लिए किंगाली संशोधन को अपनाया गया। हमेशा मेरा ये उद्देश्य रहता है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से उसको डिटेल में बताया जाए, जिससे कि आप लोग अनेक को समझ ले, जिसका कि बाद में भी आप लोग को यूज हो सके। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? और आपका जवाब है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में समझ लेते कुछ फैक्ट को। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में मामलुक राजवंश, जिसे गुलाम वंश कहते हैं, की स्थापना की थी। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। उनकी उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऐबक की मूर्ति 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के हो गई। पोलो को चौगन कहा जाता है, चौगान मतलब पोलो जैसा ही खेलता, उस समय उसे चौगान कहा जाता था। नाइट्रोजन की खोज किसने की? ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, कार्ल बेंच, डेनियल रदरफोर्ड या रिचर्ड गेटली। तो आपके जवाब है डेनियल रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोज रसायनज्ञ और चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। यह आयतन के दृष्टिकोण से वायु का 78% भाग बनाती है। इसे तरल वायु के आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा जीएसटी समान पोर्टल है? जीएसटी का पोर्टल का जो वेब है, वेब एड्रेस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जवाब है www.gst www.gst.gov.in, ये इसका वेब एड्रेस है। और जीएसटी के बारे में मैं इस वीडियो में भी, इससे पहले भी काफी बातें बताया हूं, तो उसको ध्यान से बच्चों देखो। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय या फूजी पर्वत? और आपका जवाब है नीलगिरी। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वत उत्तर पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक और पूर्वी केरल में पश्चिमी घाट का एक भाग है। नीलगिरी पहाड़ियां, जिसका अर्थ है नीला पहाड़, इसका नाम पुरंजी फूल के कारण रखा गया, जो हर 12 साल में खिलता है और ढलानों को एक नीला रंग प्रदान करता है। जो फैक्ट है उसे भी आप ध्यान से देख लोगे। व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं होता, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, जब किसी देश का व्यापार संतुलित होता है। ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं? और आपका जवाब होगा जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। निर्यात अगर अधिक होगा तो निर्यात कम होगा तो ट्रेड डेफिसिट होगा। आयात कहते हैं बच्चों इंपोर्ट, मतलब जब कोई देश दूसरे देश से सामान मंगाता है तो उसे आयात कहते हैं, और जब किसी दूसरे देश को सामान भेजता है तो उसे निर्यात या एक्सपोर्ट कहा जाता है। जब आयात ज्यादा होगा, आयात अगर ज्यादा होगा और निर्यात कम होगा तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। इस अगर आयात ज्यादा होगा, निर्यात कम होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। उल्टा अगर हो जाएगा, निर्यात ज्यादा होगा और आयात कम होगा, तो सरप्लस कहा जाता है, ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। और जब दोनों बराबर रहेगा, आयात निर्यात बराबर रहता है, तो उसे कहा जाता है व्यापार संतुलित है।
उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। ऑप्शन है मलखम, सिलंबम, कबड्डी या कुश्ती या पहलवानी। आपका जवाब है कुश्ती या पहलवानी। इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत की मिट्टी में की जाने वाली कुश्ती है। यह वाराणसी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रचलित है। ऑप्शन में जो और चीज है उसके बारे में समझ लेते हैं। मलखम, मलखम प्राचीन मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसका मुख्य एरिया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। उसी तरह से सिलंबम, यह तमिलनाडु की एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है। आप इस मैप में बच्चों देख सकते हो कि एरिया वाइज देख सकते हो कि मलखम किस एरिया में है, कुश्ती कहाँ पर है और सिलंबम कहाँ पे है। क्वेश्चन अगला है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन है यूएनईपी, यूनेस्को, एफएओ या विश्व बैंक। आपका जवाब होगा एफएओ। इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। एफएओ, जिसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन कहा जाता है, ने रेत और धूल के तूफान पर एक मार्गदर्शिका जारी की है। रेत और धूल के तूफान 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11 को प्राप्त करने के लिए कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है। एफओ की स्थापना, एक फैक्ट आप ध्यान ले लो, एफओ की स्थापना बच्चों 1948 में किया गया है। नहीं 48 नहीं, 1945 होगा, 1945 में एफओ की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय परत से, बादल छा जाने से, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से या वायुमंडल में धूल के कणों से। और इसका जवाब होगा बादल छा जाने से। एल्बिडो के बारे में समझ लेते हैं। एल्बिडो होता क्या है कि एल्बिडो किसी दी गई सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण का प्रतिशत है। इसमें बादल की भूमिका किस तरह से है, तो क्लाउड एल्बिडो पृथ्वी के ऊर्जा बचत को दृढ़ता से प्रभावित करता है, जो पृथ्वी की कुल एल्बिडो का लगभग आधा हिस्सा रहा। और बादल कई प्रकार के होते हैं। जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो बादलों के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। अभी आप समझ लो कि बादल का एक प्रकार होता है जिसे स्ट्रेट बादल कहा जाता है, जिसमें मोटे और निचले बादल में उच्च एल्बिडो होता है, जो वे आने वाले सौर विकिरण के एक बड़े हिस्से को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करते हैं, जो पृथ्वी की सतह को ठंडा करने में योगदान प्रदान करते हैं। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शन है रोजालिंड फैक्टली, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो आपका जवाब होगा इसमें ऑप्शन बी या ऑप्शन सेकेंड, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्ताव रखा था। 1962 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंसन को दिया गया था। एक दो तथ्य और देख लेते हैं कि नाभिक में मौजूद एक अम्लीय पदार्थ के रूप में डीएनए की पहचान सबसे पहले फ्रेडरिक मीसर ने किया था, 1869 में किया था। उन्होंने इसे न्यूक्लियर नाम दिया था। इस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। और आपका जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक। 8 नवंबर 2016 को बच्चा डिमोनेटाइजेशन का घोषणा किया गया था, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को ये बताया गया था कि ये अब चलन में नहीं आएगी। इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को रोकना। निम्नलिखित में किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है। ऑप्शन है साइबर बुलिंग, मालवेयर, हैकिंग या फिशिंग। आपका जवाब होगा फिशिंग। फिशिंग के बारे में बच्चों फिर से समझ लेते हैं कि इसका चर्चा आज भी मैंने किया है। इससे पहले जितना वीडियो बना है उसमें कहीं ना कहीं फिशिंग की चर्चा मैंने किया है, लेकिन फिर से हम लोग देख लेते हैं फिशिंग क्या है। यह एक साइबर अपराध तकनीकी है जहां अपराधी उपयोगकर्ता को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी, जैसे उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि किसी न किसी तरह से ले लेता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे। ऑप्शन है सीवी रमन, सरोजिनी नायडू, मदर तेरेसा या रविन्द्रनाथ टैगोर।
इसका जवाब होगा रवीन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। वे नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति और पहले भारतीय थे। बहुत बड़ा फैक्ट है, वो पहले गैर यूरोपीय थे, पहले एशियन थे या आपको कि यूरोप के बाहर के पहले व्यक्ति थे जिन्हें की नोबेल प्राइज मिला था। वो पहले भारतीय भी थे। सीवी रमन को 1930 में भौतिक में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चूंकि ऑप्शन में सीवी रमन भी नाम दिया गया है, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? ये क्वेश्चन आसान है। मैड्रिड, अबुजा, बर्लिन या कैनबरा? तो आपका जवाब होगा बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। उसी तरह से स्पेन की राजधानी मैड्रिड, नाइजीरिया के अबुजा और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। बच्चों, आप लोग को राज्य राजधानी, मुद्रा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त होगा वो सेशन, उसके बाद हम लोग जो सिलेबस पे काम करेंगे उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हर दिन का चार्ट मैं तैयार कर लिया हूँ कि किस दिन क्या बताना है। किसी दिन सारे देश का करेंसी के बारे में बताऊंगा, किसी दिन जो इम्पोर्टेंट बुक्स है करेंट का, प्लस कुछ जो प्रीवियस बुक है एंशिएंट इंडिया का और मॉडर्न इंडिया में भी, उस सारे बुक्स और उसके राइटर के बारे में बताऊंगा। आपका सारा सिलेबस हर पार्ट को किया जाएगा, कवर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। बच्चों, आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज मेरे पास आइए। यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप से जुड़िए, कमेंट कीजिए आप क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सबसे पहले हमारा कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचे। क्लास देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।